नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, जहां न्यूजीलैंड की 2 मस्जिद में आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने मस्जिद में फायरिंग की है। फायरिंग में 49 लोगों की मौत हो गई है। न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में गोलीबारी हुई है। बाल बाल बची बांग्लादेशी क्रिकेट टीम। मस्जिद में करीब 50 राउंड फायरिंग हुई है। तो मस्जिद में 49 की मौत हुई है। न्यूजीलैंड से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। क्राइस्ट चर्च में गोलीबारी हुई है और इस गोलीबारी में 49 लोगों की मौत हो गई है। और इन सब के बीच राहत भरी खबर ये रही कि बांग्लादेशी क्रिकेट टीम जो वहां पर टूर्नामेंट के लिए पहुंची थी वो बाल बाल बच गई है और तीसरा टेस्ट भी रद्द कर दिया गया है। तो न्यूजीलैंड की 2 मस्जिद में आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने मस्जिद में फायरिंग की है। फायरिंग में 49 लोगों की मौत हो गई है। At the moment, the police, although they have stated that they have one offender in custody, they have advised that there may be other offenders. They are dealing with multiple scenes as well, so I can confirm that. At this stage, the police are continuing to advise those who are in the area to remain indoors. They have said that they could be dealing with other offenders. That's why they, of course, are taking the approach of ensuring people's safety. And so until people hear otherwise, I ask that they listen to the advice are being given directly by the New Zealand police. The nature of the crime, would you describe it as a hate crime? I would describe it as an unprecedented act of violence, an act that has absolutely no place in New Zealand. This is not who we have one person in custody, but we are unsure if there are other people. The multiple fatalities are, as far as we know, at 2 locations, a mosque at Deans Ave and another mosque at Linwood Ave, Christchurch. Again, we are unsure if there are any other locations outside of that area that are under threat. I want to assure everyone that we have mobilised every police resource in the Canterbury region to respond to this. बढ़ते आगे बात करते हैं मुंबई ब्रिज हादसे की, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हादसा और बड़ा हो सकता था अगर ब्रिज के पास ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती न होती। ये दोनों तस्वीरें हादसे के दौरान मची अफरा तफरी और लोगों की बदहबासी और इसके बाद लोगों की उस हिम्मत को बयां कर रही हैं जो हमें इंसान बनाती हैं। किसी ने मलबा हटाने में मदद की तो किसी ने घायलों को एम्बुलेंस तक पहुंचाने में, तो कोई खुद ही घायल को हॉस्पिटल तक लेकर भागा। मेरे साथ बहुत कुछ लोग थे, वो टैक्सी को पीछे हटाया, फिर वो पूरा मलबा हमने सरकाया और जैसे ही सरका उसमें से बहुत सारे लोग हमारे से निकलते गए बाहर और कम से कम हमने 10 लोगों को तो मेरे हाथ से गाड़ी के अंदर डाला। मुंबई के सबसे बिजी रोड में से एक कुर्ला रोड पर बने फुट ओवर ब्रिज पर यह हादसा हुआ। ये ब्रिज CSMT के प्लेटफॉर्म नंबर 1 को BT लेन से जोड़ता है। शाम 7:30 बजे कंपन और तेज आवाज के साथ ब्रिज का एक हिस्सा गिरा। पीक आवर की वजह से सैकड़ों लोग इस ब्रिज से गुजर रहे थे। ब्रिज के नीचे भी सड़क पर कई लोग चल रहे थे। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है और 33 लोग घायल हुए हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मृतक आश्रितों को 5 लाख और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और इसलिए इसकी एक उच्च स्तरीय जांच तो होगी, लेकिन साथ ही मैंने म्युनिसिपल कमिश्नर को यह भी कहा है कि इसकी प्राथमिक जांच करके शाम तक इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसको फिक्स करे, क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं में किसी को बख्शने का कोई कारण नहीं है। और निश्चित रूप से अगर ऑडिट हुआ है और उसके बावजूद ये पुलिया गिर रहा है तो इस ऑडिट के ऊपर भी एक सवालिया निशान खड़ा होता है और इसलिए उसके ऊपर भी निश्चित रूप से जांच की जाएगी। सीएम फडणवीस ने हॉस्पिटल जाकर पहले घायलों का हालचाल जाना और इसके बाद हादसा स्थल का दौरा किया। सीएम ने हादसे की परिस्थिति को समझा। यह हादसा और बड़ा हो सकता था। स्थानियों के मुताबिक ब्रिज हादसे के वक्त सड़क पर ट्रैफिक नहीं था। ट्रैफिक सिग्नल पर उस समय 60 सेकंड की लाल बत्ती थी। ये ट्रैफिक सिग्नल ब्रिज से कुछ ही मीटर की दूरी पर लगा हुआ है। 60 सेकंड की लाल बत्ती की वजह से रोड दोनों तरफ खाली था। रोड खाली होने की वजह से कई लोगों ने पुल का इस्तेमाल नहीं किया।
कंपन और आवाज की वजह से भी कई लोग पुल से दूर हो गए। ट्रैफिक के समय ब्रिज का हिस्सा गिरता तो हादसा और बड़ा होता। ये ब्रिज 1980 में बना था और गुरुवार को ही इस पर रिपेयरिंग का काम किया गया था। लापरवाही के इस मामले में पुलिस ने बीएमसी के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इससे पहले 29 सितंबर 2017 को मुंबई के एल्फिंस्टन रेलवे स्टेशन पर भी एक फुट ओवर ब्रिज पर भगदड़ में 23 लोगों की मौत हुई थी और 50 लोग जख्मी हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में आजीवन प्रतिबंध का सामना कर रहे क्रिकेटर श्रीसंत को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने श्रीसंत पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया है। साथ ही बीसीसीआई को श्रीसंत की सजा पर फिर से विचार करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि बीसीसीआई की अनुशासनात्मक समिति श्रीसंत को दी जाने वाली सजा की मात्रा पर 3 महीने के भीतर पुनः विचार कर सकती है, लेकिन कोर्ट के इस फैसले का असर श्रीसंत के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्रवाई पर नहीं होगा। बीसीसीआई ने श्रीसंत पर आईपीएल 2013 में स्पॉट फिक्सिंग का दोषी पाए जाने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया था। आज जो है जिस तरह से राहत मिली है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? बहुत शुक्रिया, बहुत राहत मिली है, भगवान का शुक्रिया और पूरी मेरी लॉयर्स टीम का, सलमान खुर्शीद सर, कृष्णा, विशाल भाई, रेबेका मैम, सारे सबने बहुत अच्छा हेल्प किया है और इन सब के लिए, इन सब के कारण ही ये सब हुआ है। और पूरी स्टेट, पूरी कंट्री जो क्रिकेट फॉलोअर्स है सारे सबने जिसमें मुझे विश्वास रखा, उन सबको शुक्रिया। एक मौका है लाइफ में, बार एक और मौका मिला है तो कोशिश करूंगा कि उसको पूरी दिल से और जुनून के साथ खेले। लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिलहाल टल गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी सीबीआई को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। आपको बता दें कि मेडिकल ग्राउंड और बढ़ती उम्र का हवाला देकर लालू प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत देने के लिए याचिका दायर की थी। घोटाला में फंसे लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीआई को नोटिस जारी किया है। इस मामले में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल लालू प्रसाद यादव की तरफ से कोर्ट में पक्ष रखते हुए कहे कि लालू प्रसाद यादव तीनों मामलों में 22 महीने 13 महीने से अपनी सजा काट रहे हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत पर विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पूरे मामले पर सुनवाई के दौरान सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब इस पूरे मामले में सीबीआई 2 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगी। उसके बाद सीबीआई इस पूरे मामले में जब अपना जवाब दाखिल सुप्रीम कोर्ट में करेगी तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। हालांकि जो उम्मीद लगाए बैठे हुए थे काफी समय से लालू प्रसाद यादव की सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत पर विचार किया जाना चाहिए, तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट से लालू प्रसाद यादव को राहत मिल भी पाती है या फिर नहीं। कैमरामैन हनु के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। छपरा में खाकी का क्रूर चेहरा सामने आया। पुलिस ने न्यूज़ 18 संवाददाता को भी नहीं बख्शा और उन पर हमला किया। घटना उस वक्त की है जब सदर अस्पताल में नगर थाने की पुलिस नाबालिग लड़की से छेड़खानी के आरोपी को पिटाई के बाद इलाज के लिए लाई थी। तभी हमारे संवाददाता भी वहां कवरेज के लिए पहुंचे और तस्वीरें खींचनी शुरू की, लेकिन पुलिस को ये बात पसंद नहीं आई क्योंकि बर्बरता को सामने लाना एएसआई को पसंद नहीं था। नगर थाने के एएसआई राजीव कुमार और पुलिसकर्मी ने हमारे संवाददाता संतोष को पीटने लगे और पिस्टल दिखाकर उनकी मोबाइल छीन ली। मोबाइल छीनकर पुलिस वाले पैदल ही अस्पताल से फरार भी हो गए। इस पूरी घटना की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई है। इसमें आप पुलिस वालों को संवाददाता पर हमला करते देख सकते हैं। इस घटना के बाद घायल संवाददाता संतोष गुप्ता को छपरा सदर अस्पताल में इलाज कराया गया। मामले को लेकर एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं जिला पत्रकार संघ आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। फिलहाल आरोपी एएसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। नगर थाना की पुलिस आई थी एक शिक्षक को लेकर और यहाँ पे वीडियो बना रहे थे। उसी में नगर थाना के जो अधिकारी थे उन्होंने थप्पड़ चलाया और उसमें मेरा चश्मा टूट गया, मेरा मोबाइल छीन करके वो लेकर भाग गए। बिल्कुल गुंडागर्दी किए हैं, बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव के आवास पर बिहार बीजेपी के तमाम नेता जुटे थे। इस मीटिंग में सीटों के साथ ही बीजेपी प्रत्याशियों के नाम पर भी मंथन किया गया। माना जा रहा है कि देर शाम तक बीजेपी के साथ जेडीयू और एलजेपी के खातों की सीटों की घोषणा हो सकती है। इधर मीटिंग के बाद बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने कहा है कि बिहार में एनडीए सभी 40 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। वहीं उन्होंने मांझी की नाराजगी पर भी चुटकी ली, साथ ही महागठबंधन का बेड़ा गर्क होने की भी भविष्यवाणी की। अभी तो सब नाराज हुए हैं। महागठबंधन का ये ठग लोग जो हैं, अब अपने आप में ये समाप्त हो जाएगा। अपनी लड़ाई में समाप्त हो जाएगा। चुनाव होते होते सब समाप्त, मतलब सब लोग चले जाएंगे सर। एकदम इनकी विदाई तय है। आप ये ठगने वालों का कोई दल होता है, ये सब ठगने वाले। तो वापस यहाँ भी आएंगे क्या सर? अब कहाँ जाएंगे न जाएंगे, वो कहाँ जाए ना जाए उसके लिए हमें कोई चिंता नहीं है। यहाँ दरवाजा बंद है सर। अरे भाई, यहाँ सबके लिए दरवाजा जो एनडीए का है वो एकदम सशक्त है। एनडीए सशक्त है, बाकी किसी की जरूरत नहीं है। एनडीए सशक्त है, लेकिन एनडीए सशक्त है और आने वाले के लिए विचार सब दिन होता रहा। चुनाव में टिकट सिर्फ आपकी काबिलियत से मिल जाए ये जरूरी नहीं। टिकट के लिए गणेश परिक्रमा की भी जरूरत होती है। लोकसभा चुनाव के टिकट के लिए जेडीयू में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। देखते हैं ये रिपोर्ट। आपको साहब का आदेश पहले हुआ था क्षेत्र जाने का, स्वयं उनके संपर्क में है तो क्या बात है। तो फिर भी आप कैसे नाम सुदर्शन कुमार, दावेदारी नालंदा लोकसभा सीट, खासियत समाज सेवा, दावा जीत हमारी ही होगी। ये कोई अकेले दावेदार नहीं है जो टिकट के लिए बड़े नेताओं के गणेश परिक्रमा कर रहे हैं। इस वक्त जेडीयू के बड़े नेताओं के घरों का हाल कुछ ऐसा ही है। सुबह से लेकर शाम तक हर वक्त टिकट के दावेदार गणेश परिक्रमा कर रहे हैं कि शायद उन्हें टिकट मिल जाए। कुछ ऐसा ही हाल जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह और आरसीपी सिंह के घर का भी है, जहां हर रोज टिकट के दावेदार अपनी फरियाद लगाने पहुंच रहे हैं। ये सिर्फ दावे ही नहीं कर रहे हैं बल्कि जीत की गारंटी भी दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है और माननीय अगर मुझे मौका देते हैं तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूं अपने नेता को कि निश्चित रूप से 3 से 4 लाख के बीच में के अंतराल से मैं चुनाव जीतूंगा। हम लोगों से ज़्यादा आम जनता जानती है और हमारा जो ये 14वां साल चल रहा है, इस बार तो मैं नहीं था, 2 टर्म में था, तो अब आप लोगों से बताने की जरूरत थोड़ी है कि कितना काम, जितना कल्पना भी नहीं हम लोग किए थे उससे अधिक काम बिहार में सड़कों की स्थिति विद्यालय। अब तो देते तो जाने, आवेदन में दिया हूँ। 110% जीत निश्चित रहेगी और उसका असर पूरे सारण प्रमंडल पर पड़ेगा। सिवान एक ऐसा जिला है जो पूरे सारण प्रमंडल को संदेश देता है और वो संदेश पूरे सारण प्रमंडल पर जाएगा। टिकट के लिए दावेदार कई जतन कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर छू रहे हैं, काम गिना रहे हैं, बड़े नेताओं का नाम ले रहे हैं। जाहिर है गणेश परिक्रमा से बड़े नेता भी परेशान हैं, लेकिन मौका चुनावी है, किसी को नाराज भी नहीं कर सकते हैं। सो भरोसा दिलाकर उम्मीदवार को वापस घर भेज रहे हैं। हर एक पार्टी में जितने हमारे कार्यकर्ता होते हैं सब लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं और 17 सीटें हैं तो वहाँ पर हमारे कैंडिडेट तो सब जगह लड़ना चाहेंगे और उनकी आकांक्षा भी, और आकांक्षा कोई गलत नहीं होती है। राजनीति में तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में तो रहना चाहेंगे ना, लेकिन हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सब समझदार भी हैं। वो जानते हैं कि भाई पार्टी नेतृत्व जो तय करेगा उसी के अनुसार वो काम करेगा। कहावत है एक अनार 100 बीमार। कुछ ऐसा ही हाल जेडीयू का हो गया है। किसे टिकट दे किसे ना दे, लेकिन ये तय है कि गणेश परिक्रमा करने वालों में से किसी एक को ही टिकट मिलने वाला है। ऐसे में आने वाले वक्त में उनके रूप को देखना दिलचस्प होगा। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18, पटना।
दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में बीजेपी के तमाम नेता जुटे थे। इस मीटिंग में सीटों के साथ ही बीजेपी प्रत्याशियों के नाम पर भी मंथन किया गया। बीजेपी नेता प्रेम कुमार ने बताया कि जल्द ही 40 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। एक अहम बैठक यहाँ चली है और बीजेपी के प्रमुख नेता जो कोर कमेटी के नेता हैं, यहाँ करीब 3 घंटे तक मैराथन बैठक चली और यहाँ बैठकों का दौर चला और बीजेपी के खाते की जो 17 सीटें हैं उसको तय करने के लिए सभी नेता बैठे हैं। अब सभी नेताओं का थोड़ी देर में फ्लाइट है और ये सीधे अब पटना पहुँचेंगे और पटना में औपचारिक घोषणा हो सकती है। आज जो मैराथन बैठक चली है, कब तक अपने सीटों का अनाउंसमेंट कर देंगे अपने खाते की? अब समय है अभी तो बैठक की शुरुआत हुई है, फिर बैठेंगे हम लोग। पटना में अनाउंसमेंट होगा? अब कोई तय नहीं हुआ, आगे फिर बैठा जाएगा, फिर बैठेंगे। शुरुआत जी कब तक अनाउंसमेंट करेंगे? जय हिंद जय भारत। तो जय हिंद जय भारत जोश खरोश में है अध्यक्ष जी। और यहाँ सर कब तक अनाउंसमेंट करेंगे आप लोग? असल है कि ऐसे बैठे फिर बैठेंगे हम लोग, तो समय लगेगा जाकर के, तो वक्त लगेगा जाकर के। सीटें तो कम से कम तय कर लेंगे आप लोग 1-2 दिनों में? ऐसे हम लोग का है कि 40 पर एक ही साथ हम लोग 40 सीटें जो हैं जाकर के 40 पर हम लोग मंथन चल रहा है कि 40 पर एक ही बार हम लोग उसी को लेकर बैठक का दौर चल रहा है जाकर के। सीधे तौर पे जो बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और बिहार के मंत्री हैं प्रेम कुमार, उनका कहना है कि 40 सीट पर हम चाहते हैं कि उम्मीदवारों की घोषणा कर दें। 40 सीटों की सार्वजनिक तौर पे हम खुलासा करें कि कौन सी सीटें किसके खाते में है और कौन सी सीट पे किस दल का कौन सा उम्मीदवार होगा। तो अब ये मंथन का दौर जो चल रहा है वो कहाँ जाकर खत्म होता है, इंतजार करना होगा, क्योंकि प्रेम कुमार कहते हैं कि कई बातें हुई हैं, कई दौर की बैठकों के बाद बहुत सारी चीज़ें तय की गई है, लेकिन सहयोगियों से भी बातचीत की जानी है और वो तय करेंगे कि कब कहाँ अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना है, पसंद की सीटें किस खाते में गई है, किस दल के खाते में गई है, वो आला कमान तय करेगा कि आला कमान कब इन उम्मीदवारों की घोषणा करता है और कौन सी सीटें उसके खाते में आई है, इसकी घोषणा करता है। अपू पाठक के साथ दिवाकर तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली।